नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम मेरा आपसे एक प्रश्न है। जो भी श्रोता इस प्रश्न का उत्तर दे देगा, मैं उसका नाम अगली वीडियो में अवश्य लूंगा। हमारे शरीर में 4 अंग हैं, लेकिन नाम एक है। वो कौन से 4 अंग हैं जिनका एक नाम है? इसका उत्तर जो भी श्रोतागण बताएगा कमेंट करके, उसका नाम मैं अगले वीडियो में अवश्य लूंगा। तो श्रोताओं, आज मैं आपको एक जगन चौधरी और राजा पीतम की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया इस कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक गांव में एक जगन चौधरी, जो सारे गांव में न्याय और पंच व्यवस्था को बनाए रखता था। गांव में कोई भी समस्या हो जाती, उसका समाधान वो जगन चौधरी ही करता था। गांव के सारे लोग किसी भी बात को लेकर के अगर कोई फैसला नहीं होता है, तो उसके फैसले के समाधान के लिए सभी जगन चौधरी को बुला करके लाते थे। गांव के सभी फैसलों में जगन चौधरी जाया करते थे। तो एक दिन जगन चौधरी की पत्नी उनसे पूछती है कि महाराज, आप मुझे एक बात बताइए कि आप किस प्रकार से न्याय करते हो। मुझे आपने कभी बताया नहीं, ना मैंने आपको कभी न्याय करते हुए देखा। आप मुझे बताइए कि न्याय कैसे करते हो। जगन चौधरी अपनी पत्नी को मना कर देते हैं कि मैं इस प्रकार नारियों को मेरे न्याय व्यवस्था का जो ढंग है उसको नहीं बता सकता। जब जगन चौधरी ने अपनी पत्नी से मना कर दिया, तो जगन चौधरी तो किसी पंचायत में चले गए और उनकी पत्नी ने पीछे से क्या किया, श्रोताओं उसकी कहानी सुनिए। राजा पीतम का एक इकलौता पुत्र होता है। वो जगन चौधरी से मिलने के लिए उनके घर पर आते हैं, लेकिन वहां जगन चौधरी नहीं थे और उनकी पत्नी मिलती है। तो उनकी पत्नी राजा के बेटे को अपने घर में बुला लेती है और घर में बुलाकर उन्हें खीर में जहर मिलाकर के दे देती है। जब खीर में जहर मिला दिया, तो राजा का पुत्र जगन चौधरी के घर पर ही मर जाता है और जगन चौधरी की जो पत्नी होती है, वो उस लाश को एक कमरे में बंद कर देती है। और शाम के वक्त जब चौधरी साहब वापस अपने घर पर आते हैं, तो अपने घर में राजा के बेटे की लाश को पड़ा हुआ देखकर सोचने लगते हैं कि ये तो राजा का पुत्र है, इसे किसने मारा है। तो जगन चौधरी की पत्नी बोली कि महाराज, इसको मैंने जहर देकर के मारा है। अब आप मुझे बताइए कि इसका न्याय किस प्रकार से करोगे। मैं आपकी पत्नी हूं और आप अगर मेरा नाम लोगे तो राजा आपको और मुझको दोनों को फांसी पर चढ़ा देंगे। अब आप ही बताइए कि इस मृत्यु का कैसे समाधान करोगे। जो ये लड़का मर गया है, इसका न्याय आप राजा के सामने कैसे प्रस्तुत करोगे। जगन चौधरी कहने लगा कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं राजा के सामने अभी जाकर बोल देता हूँ कि आपके बेटे को मेरी पत्नी ने जहर दे करके मार दिया है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि महाराज, मैं आपकी न्याय व्यवस्था को देखना चाहती हूँ। अगर आप सच्चा न्याय करते हैं तो आप आज मुझे फांसी होने से बचा लोगे, अन्यथा राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। तो जगन चौधरी अपनी पत्नी से कहने लगे कि ये बात आप किसी को बताना मत, मैं इसका समाधान जरूर निकालूंगा। जगन चौधरी लाश को कंधे पर रखकर दूर जंगल में, जहां पर एक धोबी रहता था, उस धोबी के दरवाजे पर डाल देता है और कुंडी को खटखटा करके वहां से भाग आता है। जैसे ही उस धोबी ने अपनी कुंडी खोली, तो देखा राजा का लड़का मरा हुआ पड़ा है। धोबी सोचने लगा, अभी तो इसने कुंडी खटखटाई है और अभी की अभी इसे क्या हुआ कि इसकी मौत हो गई है। ये तो राजा का लड़का है और राजा इस लड़के की मृत्यु हमारे सर पर रख करके हमें फांसी पर अवश्य चढ़ा देगा। इसलिए हमें जगन चौधरी के घर पर जाना चाहिए, वो ही इसका निष्कासन समाधान निकाल सकते हैं। धोबी दौड़ता हुआ जगन चौधरी के घर पर जाता है और हाथ जोड़कर कहने लगता है कि महाराज, मेरे घर पर राजा का लड़का आया, उसने कुंडी खटखटाई और जैसे ही मैंने कुंडी को खोला
तो मुझे वो मरा हुआ मिला और उसकी मृत्यु मेरे सर पर आएगी और राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, राजा से आप किसी भी प्रकार मुझे बचा लीजिए। जगन चौधरी कहने लगा कि इस पाप से मैं आपको बचा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। धोबी ने कहा कि मैंने काफी धन कमा रखा है कपड़े धो कर, मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं अवश्य दे दूंगा। तो श्रोताओं, जगन चौधरी उस लाश को उठा करके और सीधा राजा के महलों के पास और एक बरगद के वृक्ष पर गले में रस्सी डाल करके लटका देता है। और जैसे ही सुबह 4 बजे राजा उठा और राजा स्नान करने के लिए नदी की तरफ जाने लगा, तो उन्हें दिखाई दिया कि उनका लड़का फांसी के फंदे पर झूला हुआ है। तो राजा सोचने लगा कि ये तो मेरा लड़का है और 2 दिन पहले मेरी और मेरे लड़के की तू मैं हो गई थी, इसलिए ये नाराज होकर फांसी के फंदे पर झूल गया। अब तो सारे प्रजाजन मुझे इस राज्य से बहिष्कृत कर देंगे, मेरी बदनामी हो जाएगी, इसलिए मुझे जगन चौधरी के घर पर चलना चाहिए। स्वयं राजा जगन चौधरी के घर पर पहुंच जाते हैं और जगन चौधरी से हाथ जोड़कर कहने लगते कि महाराज, अभी तो दिन निकलने में 2 घंटे का समय है और जैसे ही दिन निकलेगा और मेरी प्रजा के सारे लोग जब मेरे बेटे को यहाँ पर लटका हुआ देखेंगे तो मुझे मेरे राज्य से बहिष्कृत कर देंगे। इसलिए हे चौधरी, आप मुझे मेरे राज्य से बहिष्कृत करने से बचा लीजिए, मैं आपको लाखों स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। जगन चौधरी तुरंत राजा के साथ में वहां से चल देते हैं और उसके बेटे की लाश को अपने कंधे पर उठाते हैं और दूर एक मंदिर में ले जा करके रख देते हैं, जहां पर भगवान शिव शंकर का सत्संग चल रहा था। और जैसे ही सूर्य उदय होने लगा तो सारे भक्तगण सत्संग को समाप्त कर देते हैं और भीड़ वहां से वापस जाने लगती है। तो देखते हैं कि एक लाश भीड़ के पैरों में पड़ी हुई है। तो सारे जो संत जन थे, सारे भक्तगण श्रोतागण थे, वो सभी विद्वान पंडितों और संत महात्माओं से कहते हैं कि महाराज, हमने सारी रात भगवान शिव शंकर का सत्संग किया है और सुबह जैसे ही हुआ है तो कोई भक्त हमारे सत्संग को सुनता हुआ मर गया है। आप अगर इसे जीवित नहीं करोगे तो हम सब के सब बदनाम हो जाएंगे, इसलिए हे महाराज, आप इस मृत लाश को जीवित कर दीजिए, अन्यथा हमारी बदनामी हो जाएगी। और ये राजा का लड़का लगता है, अगर राजा को हमारे बारे में पता चल गया तो हम सबको फांसी पर चढ़वा देगा। तो उस लाश को सबसे बड़े संत के पास में ले जाया गया और संत ने भगवान शिव शंकर का ध्यान रखकर उस लाश पर भस्म रमा दी और अपने दिव्य मंत्रों द्वारा उस लाश को पुनर्जीवित कर दिया। तो श्रोताओं, उस जगन चौधरी की चतुराई से उस लाश को पुनः जीवित कर दिया गया और उसकी पत्नी को भी पता चल गया कि मेरे पति किस प्रकार से सच्चा न्याय करते हैं और उसके पास में राजा का दिया हुआ काफी धन भी मिल गया। जगन चौधरी और उसकी पत्नी दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे पास में काफी धन पैसा इकट्ठा हो गया और हमने राजा के लड़के को भी बचा दिया। तो श्रोताओं, ये थी आज की रहस्यमयी कहानी। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।